बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर आईकॉम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में हमने इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी को पढ़ा था और उसमें हमने डिस्कस किया, उसको एक्सप्लेन किया था टेबल और ग्राफ से कि लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी से क्या मुराद है, कि क्या कंसेप्ट देता है। आज हम इसकी लिमिटेशन और इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी का इससे हटके भी एक लेक्चर अपलोड हुआ होगा बीकॉम पार्ट 1 के लिए, तो आप काइंडली उसको भी एक नज़र ज़रूर देखिएगा ताकि कंसेप्ट बेहतर से बेहतर क्लियर हो सके। लिमिटेशन एंड इम्पोर्टेंस में लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी के जो लिमिटेशंस हैं कि जहाँ पर यहाँ पर 6 दिए गए हैं। यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल। एक लिमिटेशन तो इसकी ये है कि जो यूटिलिटी है वो मेजरेबल नहीं है। बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है कि हम इसको न्यूमेरिक में या सही तौर पर इसको हम डिजिट में नहीं कर सकते कि मुझे इससे इतनी यूटिलिटी मिले। हर एक आदमी का, ह्यूमन बीइंग का अपना एक कंसेप्ट है इस बारे में। यूटिलिटी इज़ रिलेटेड विद मेंटल स्टेट ऑफ मैन एंड मेंटल स्टेट cannot be measured. The reason is that no device has been invented to measure the mental state of man. Second limitation है ignorance of consumers. Sometimes consumers are ignorant of a good which has more utility than the good they are purchasing. In this situation, the law cannot be applied. अगर कोई कंज्यूमर्स इग्नोरेंट है, उसे मालूम नहीं है मार्केट का, उसको परफेक्ट नॉलेज नहीं है मार्केट का कि कौन सी गुड्स अवेलेबल हैं और किस में यूटिलिटी ज़्यादा उसको मिलने वाली है, तो समटाइम्स इग्नोरेंस की वजह से, लेजीनेस की वजह से वो कोई ऐसी गुड उठा लेता है कि जिसकी यूटिलिटी कम हो, जबकि मार्केट में उससे बेहतर यूटिलिटी की चीज़ वो इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा है कि केयरलेसनेस ऑफ कंज्यूमर्स। When a person spends money for the sake of fashion and customs, he does not care for the utility of good. In this situation, maximization of utility is out of question. जो कंज्यूमर है, फैशन और कस्टम्स हैं, डेथ मैरिजेस वगैरह हैं, बर्थडेज हैं, इस पर कंज्यूमर्स जो है ना वो केयरलेसनेसली खर्च करता है, वो मार्जिन यूटिलिटी को ध्यान में नहीं रखता। और चूँकि वो फैशन और कस्टम्स को फॉलो करता है, लिहाजा ये मार्जिनल यूटिलिटी को हासिल करने का या इस कंसेप्ट को अप्लाई करने का सवाल जो पैदा नहीं होता। पीरियड ऑफ टाइम। यूटिलिटी ऑफ गुड इज गेस्ट कीपिंग इन व्यू इट्स पीरियड ऑफ यूज। समटाइम्स guesses are totally wrong because sometimes goods become unusable before the guest period and sometimes they last long than the guest period. In this way, the guesses about their marginal utility do not prove right. पीरियड ऑफ टाइम भी कि अगर सपोज हम समझते हैं कि ये गुड जो है वो इतने अरसे तक या इतने टाइम तक यूज़फुल है और इससे यूटिलिटी है, ज़रूरी नहीं है कि वो ये एक कंसेप्चुअल है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। सो अगर पीरियड ऑफ टाइम डिफ़र कर जाता है इन कनेक्शन विद द यूटिलिटी ऑफ द गुड्स, तो हम इस चीज़ को मार्जिन यूटिलिटी के कंसेप्ट को या गैस को प्रूव नहीं कर सकते। इंडिविजुअल गुड्स पर भी ये लॉ लागू नहीं होता क्योंकि हम गुड्स को यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिवाइड सम गुड्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स, काउ, टेलीविजन एंड फ्रीज़र। In this case, it is very difficult to equalize the marginal utility of different goods. तो हम चूँकि यूनिट्स को डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम दोनों कमोडिटीज़ के जो लास्ट पेनी हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम बोथ डिराइव फ्रॉम द बोथ कमोडिटीज़ वो हम नहीं कर सकते, उसको इक्वलाइज नहीं कर सकते। इफ़ेक्ट ऑफ एडवर्टीज़मेंट है। समटाइम्स जैसे कि आजकल आप देख भी रहे होते हैं, वो आपका ऑब्जर्वेशन होगा कि एडवर्टीज़मेंट से समटाइम्स हम उसके इन्फ्लुएंस में आते हैं और उससे मुतासिर होते हैं एडवर्टीज़मेंट से, और हम कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं जो कि हमारे लिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को डिफाइन करना मुमकिन नहीं होता, या उस जो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हम उससे नहीं ले पाते, और जो उसके प्राइस से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है।
So sometimes advertisement influences people to purchase some goods whose utility is less than their price. So in this situation law of equal marginality cannot be applied. So ये 6 जो हैं ये limitations हैं कि इन हालात में या इन circumstances के अंदर जो है हमारे पास ये लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनलिटी का कंसेप्ट जो है या ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं होता। इसके बाद हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस है, प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है। और प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस हमने देखनी है कंज्यूमर्स के लिए क्या है, टैक्स डिपार्टमेंट के लिए क्या है, और स्टेट के लिए, हुकूमत के लिए, गवर्नमेंट के लिए क्या है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के नुक्ता नज़र से इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस फॉर कंज्यूमर्स के लिए तो डेफिनेटली इसकी यही है कि हर कंज्यूमर ये चाहता है कि वो मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन है वो हासिल करे, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपने विशेस को पूरा करे या अपने वांट्स को, नीड्स को पूरा करे। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन दे distribute their money on the purchase of different goods in such a way that the marginal utility of purchased goods becomes equal। कि जो वो गुड्स खरीदता है उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल हो, यानी कि वो अपने बजट को, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल करे कि तमाम कमोडिटीज़ जो वो ख़रीदता है उस पर जो लास्ट पेनी वो हर कमोडिटी पे खर्च करता है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी तमाम गुड्स की इक्वल हो जाए। तो कंज्यूमर के लिए तो ये एक गाइड देता है, लिहाजा इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है फॉर द कंज्यूमर पर्पस। इम्पोर्टेंस फॉर लिविंग टैक्सेस है, दिस लॉ हेल्प्स फाइनेंस मिनिस्टर इन टैक्सेशन एज यूटिलिटी ऑफ वेल्थ इज लेस फॉर द रिच देन द पुअर, so the rate of tax is kept high for the rich whereas the rate of tax is kept low for the poor. The purpose is to maintain equality in the society and every class may pay taxes according to its financial condition. जो टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं इनके लिए इस लॉ की, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी की बड़ी अहमियत है और वो इसको गाइड करते हैं इस हवाले से कि जो रिच और पुअर का कमोडिटीज़ की तरफ या उसके जो वेल्थ का कंसेप्ट है वो डेफिनेटली दोनों के लिए उसकी यूटिलिटी डिफ़र होती है। सपोज़ एक रिच पर्सन के लिए 5000 रुपीज़ हो सकता है, इतनी यूटिलिटी उसकी ना हो जितनी कि एक पुअर के लिए हो सकती है। ये हमारी आम ऑब्जर्वेशन है, रूटीन है, हमारे मतलब हम एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज़ को। सो इस वजह से, इस लॉ की वजह से वो पुअर के लिए डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स लगाते हैं और रिच के लिए डिफरेंट टैक्स के रेट लगाते हैं, सो दैट कि सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी रहे, सोसाइटी जो ना वो किसी खास बर्डन में ना हो। सो एवरी क्लास में पे टैक्सेस अकॉर्डिंग टू इट्स फाइनेंशियल कंडीशन। जो हुकूमत के लिए है, आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को कलेक्ट करती है और फिर वो टैक्सेस जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो वो मैक्सिमाइज करता है वेलफेयर को। सो ये लॉ उसको गाइड करता है गवर्नमेंट को कि वो डिफरेंट सेक्टर्स पे वेलफेयर के कामों के लिए ऐसा कम्बिनेशन करे ऑफ पेमेंट या स्पेंडिंग कि उसका जो तमाम सेक्टर के ऊपर जो लास्ट बजट लाइन एलोकेट होती है उससे मिलने वाली यूटिलिटी सब सेक्टर की एक जैसी हो। सो इस तरह मैक्सिमम वेलफेयर हासिल होती है। इम्पोर्टेंस फॉर एंटरप्रेन्योर्स हैं कि एंटरप्रेन्योर्स के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, डेफिनेटली वो अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनसे वो मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज को वो ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हैं या उनका प्लान होता है कि उससे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, ये 4 होते हैं। तो इनको वो इस तरह कंबाइन करता है, इस तरीके से वो इसको इस्तेमाल करता है कि उसकी जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमाइज हो जाए। It is only possible when an entrepreneur combines various factors of production in such a way that their marginal product becomes equal. Only in this way an entrepreneur can maximize output with minimum cost of production and maximize his profit. तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वो इस तरीके से इस्तेमाल करेगा कि उसके ऊपर कास्ट कम से कम हो, तो डेफिनेटली उसका
मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का जो ख्वाहिश है वो पूरी होगी। सो ये लॉ एंटरप्रेन्योर्स को भी गाइड करता है और उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। इंपॉर्टेंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो रिवार्ड्स होते हैं, रिवार्ड्स फॉर वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड कीपिंग इन व्यू द स्पिरिट ऑफ दिस लॉ। तो वो भी इस तरह कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, लैंड कैपिटल, लैंड हो गया, कैपिटल है, इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप है, लैंड है, तो इनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी प्रोडक्टिविटी होती है उसी हिसाब से उनका जो रिवार्ड है वो तय होता है, या उसका रेट ऑफ रिवार्ड जो ना वो डिटरमिन होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए के नुक्ता नज़र से भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज के लेक्चर में हमने लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी के लिमिटेशंस कि किन किन सूरतों के अंदर किन किन एलिमेंट्स पर ये लॉ लागू नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता, और फिर हमने इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी कि कंज्यूमर के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, टैक्स डिपार्टमेंट्स के लिए इस लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के हवाले से इसकी क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो इस लेक्चर में अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस ऐसा एम्बिगुअस हो, लगा हो, जिसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहते हो या कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा, सो दैट कि उसको हम मज़ीद एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।